हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के कंपाइलर रहते हैं, एडिटर्स रहते हैं और कौन से टाइप के डेटा टाइप्स है, वेरिएबल क्या रहता है, कॉन्स्टेंट्स क्या रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे कंपाइलर और एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि बोरलैंड ये सबसे पुराना है, जिसमें बहुत से पुराने लोगों ने काम किया होगा। उसके बाद इक्लिप्स है, शार्प डेवलप है, विजुअल स्टूडियो है और इसके अलावा ऑनलाइन एडिटर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप ऑनलाइन ही आपका प्रोग्राम लिख सकते हो और उसका आउटपुट देख सकते हो। लेकिन हम लोग अभी इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो 2015 कम्युनिटी एडिशन। इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कम्युनिटी एडिशन फ्री होता है, आप ये माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड कर सकते हो और सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। वे अपने आप खुद का एनवायरनमेंट सेट करता है और आपको सिर्फ उसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज़, आगे जाके जैसे आप सीखने के बाद सी प्लस प्लस सीखोगे, सी शार्प सीखोगे, तो फिर उन चीज़ों में अगर आप ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो से वाकिफ हो, देन आपके लिए बहुत ही इजी जाएगा। कुछ लोग होंगे जो सी प्लस प्लस के बाद जावा में जाएंगे, तो उनके लिए इक्लिप्स है। लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सक चुके हो, तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात नहीं रहेगी। तो आज हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके प्रोग्राम में जाना है और वहाँ से विजुअल स्टूडियो 2015 स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं, ये विजुअल स्टूडियो में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप जब फाइल पे क्लिक करते हो और न्यू पे क्लिक करते हो, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट, वेबसाइट, टीम प्रोजेक्ट, फाइल्स, प्रोजेक्ट फॉर एग्जिस्टिंग कोड। तो इसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फिलहाल तो सिर्फ सी पे ही हम कुछ काम करेंगे। उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे, हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ये जैसे आप अगर वर्ड यूज़ चुके हो या नोटपैड यूज़ कर चुके हो, तो ये ऑप्शन सेम ही है। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो, डिलीट करते हो, अंडू रीडू करते हो, वैसा ही है। ये अलग अलग व्यूज़ है, जिसमें आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोजर और जैसे बुकमार्क, एरर लिस्ट, ये सब दिखाई देंगे। ये बेसिकली विंडोज़ होती है। जैसे कि आप किसी पे क्लिक करोगे, तो जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जैसे मैं कुछ फाइल्स ऐड करूँगा, तो वो फोल्डर्स ऐड करूँगा, तो वो सब लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। ये आउटपुट विंडो है जो आप कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है या एरर है, तो वो ये विंडो में हम लोगों को दिखेगा। बाकी चीज़ें थोड़ी एडवांस है, अभी के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ये डिबग में कोई आपको एज सच ऑप्शन दिख नहीं रहे। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ये टूल्स है, ये भी एडवांस लेवल पे आपको लगेंगे, जिसमें आप अलग अलग अगर एमएफसी में काम करते हो, सी शार्प में काम करते हो, तो आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल है एरर लुकअप। मतलब जो एरर आया है, इसमें अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आता है। एनालिसिस, विंडोज,
ये चीज़ें अभी हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है एज सच, या ये टेस्ट, ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता रहेगा, कोई भी लैंग्वेज हम अगर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम रहता है हेलो वर्ल्ड का। जैसे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कुछ भी टेक्नोलॉजी में जाओ, सबसे पहला प्रोग्राम हम सबसे छोटे से छोटे टेस्ट एप्लीकेशन बना के करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे, तो हम हमारा अभी पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे न्यू पे गया हूँ मैं, फाइल ऑप्शन के बाद न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट। इसमें अभी जैसे कि मैं सी में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स में सी का ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इसलिए फिर हम विजुअल सी प्लस प्लस में हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा Win32 कंसोल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा हेलो वर्ल्ड। ये लोकेशन है जहाँ पे मुझे मेरा प्रोग्राम सेव करना है, और ये मेरे सॉल्यूशन का नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं है तो आप पॉज करें अपना वीडियो और फिर से बैक जाए, या फिर अपना विजुअल स्टूडियो खोल के वहाँ पे ट्राई करें चीज़ें। जैसे ही मैं ओके बटन दबाता हूँ, मुझे य- जैसे मैंने बताया, ये एग्जैक्टली सी के लिए नहीं है, ये सी प्लस प्लस का है, लेकिन हम सी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये हमें अलग अलग Win32 एप्लीकेशन के ऑप्शन बता रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको ये जैसे है वो ऑप्शन रहने देने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है एम्प्टी प्रोजेक्ट। जैसे ही आप फिनिश करते हो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कुछ फोल्डर अपने आप ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये फोल्डर में कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग हमारी फाइल ऐड करेंगे न्यू आइटम करके, ऐड न्यू आइटम। और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम सी ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जब अगर आप नॉर्मल कोई बोर्डलैंड सी या किसी में जाते हो, तो उसका एक्सटेंशन रहता है सी, डॉट सी करके। लेकिन हम यहाँ पे जैसे बोला, मैंने बोला कि आप हम लोग सी प्लस प्लस का एमएफसी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा सीपीपी का। लेकिन इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप चिंता ना करें। तो अभी मैं इसका नाम सोर्सेस से रखा हूँ, और ऐड बोलता हूँ। अभी जैसे कि देखा आपने, यहाँ पे उसने एक फाइल ऐड कर दी सोर्सेस के अंदर। अभी हम लोग जैसे आप लोगों को पता है हमको एंट्री पॉइंट चाहिए, तो मैं लिखूंगा मेन, जो हमारे लिए एंट्री पॉइंट रहेगा, और ये हमारी बाउंड्रीज है उस मेन के लिए। ठीक है, अभी सी में अगर आपको कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना हो, तो उसके लिए सी में कमांड है प्रिंट एफ। अभी आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे वो कहीं कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ये क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि
मैंने कुछ लाइब्रेरीज जो रहती है, कुछ फाइल्स जो रहती है, वो मैंने इंक्लूड नहीं की हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज मुझे बिल्डिंग बनानी है। तो अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी को तो नहीं दूंगा सब। नहीं तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को आदमी को दिया भी, तो भी वो अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर को वो अपना काम बांटेगा, राइट। जैसे कि कोई होगा जो ब्रिक वर्क में माहिर हो, कोई रहेगा जो कलरिंग में माहिर हो, कोई रहेगा जो फ्लोरिंग में माहिर हो, कोई रहेगा जो फर्नीचर बनाने में माहिर होगा। वैसे ही अ, हम लोगों के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी लाइब्रेरीज बना के रखी है। ऐसा नहीं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई है। जैसे कि आप अगर बोरलैंड में जाओ या किसी और एडिटर में जाओ, कंपाइलर में जाओ, तो उसमें भी ऐसे आपको लाइब्रेरी मिलेंगी। तो लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं कि ये कोई अलग कॉन्ट्रैक्टर है जिनको हम लोग काम अपना दे रहे हैं। और उसकी वजह से हम लोग सिर्फ उनके फंक्शंस, अभी फॉर एग्जांपल कि फंक्शंस क्या रहते हैं। तो फंक्शंस वो पार्ट रहते हैं जिसमें हम वो पर्टिकुलर चीज़ उस लाइब्रेरी से करवा सकते हैं। अभी रियल टाइम एग्जांपल अगर हम ले, तो जैसे हमने एक ये एग्जांपल लिया फंक्शनल इसका कॉन्ट्रैक्टर का। तो उसमें अगर ब्रिक वर्क करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, हम्म, तो उसके क्या क्या फंक्शनलिटी रहेंगे। तो वो ब्रिक लाएगा, ये एक फंक्शनलिटी हो गया। सेकंड, वो ब्रिक मेजरमेंट लेगा कि यहाँ पे कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ये उसका एक फंक्शन हो गया। देन उसको सीमेंट कंक्रीटिंग जो रहेगा उसका वो मिक्स करेगा, ये उसका फंक्शनलिटी हो गया। वो उसको अरेंज करेगा, ये फंक्शनलिटी हो गया। तो आप जो पर्टिकुलर काम करते हो एक, तो उसको हम फंक्शनैलिटी कह सकते हैं। एज अ फंक्शन वो अलग अलग फंक्शंस कर रहा है। अ, अभी मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ सपोज। तो एरोप्लेन क्या क्या कर सकता है। एरोप्लेन दौड़ सकता है रनवे पे, एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, एरोप्लेन ऊपर नीचे जा सकता है, एरोप्लेन में एसीज रहता है जो इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करे। ये उसकी अलग अलग फंक्शनलिटी हो गई है। तो इस तरह उसको एज अ हम कंसिडर कर सकते हैं, वो एज अ वन फंक्शन है। वो अलग अलग फंक्शन बना के एक लाइब्रेरी बनाया है। हम्म, तो वैसे ही अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ इनपुट आउटपुट देना है, तो वो कोई और एक लाइब्रेरी रहती है जो हैंडल करती है। तो अभी मैंने बोला इंक्लूड, तो मैं यहाँ पे डालूंगा stdio, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वैसे मैं डालूंगा आईओ स्ट्रीम। तो दोस्तों, इसमें एक चीज बताने जैसी है, जैसे कि ये मैं इंक्लूड ग्रेटर देन लेस देन में लिख सकता हूँ, या मैं इंक्लूड डबल कोट्स में लिख सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू में लिखते हो, तो कंपाइलर जो भी लाइब्रेरीज ढूंढेगा वो
सिस्टम लाइब्रेरीज में ढूंढेगा। अगर और आप डबल कोट्स में लिखते हो तो आपने खुद के सॉल्यूशन में अगर कोई लाइब्रेरी ऐड की हो तो वो पहले उसमें फर्स्ट ढूंढेगा और बाद में फिर सिस्टम लाइब्रेरीज में ढूंढेगा। इसका अभी आपको सोचने की इतना ज़रूरत नहीं है। जब हम लाइब्रेरी पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको ध्यान में आएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे प्रिंटफ खुद बे खुद आ गया जब मैंने स्टार्ट किया राइट करना। तो प्रिंटफ, और यहाँ पे आपको हेल्प भी दिखा रहा है जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो ये पैरामीटर्स उसको लगेंगे ये फंक्शन चलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। अभी आपको डिबग में जाना है, डिबग में जाना है या सॉरी बिल में जाना है। आप जब बिल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाइलर अभी कंपाइलेशन कर रहा है। अभी उसने सिंटैक्स एरर बोला यहाँ पे। अभी वो क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो दिखा रहा है सिंटैक्स एरर मिसिंग सेमीकोलन बिफोर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या है, तो बेसिकली जब भी हम सी प्लस में इसमें सी में कुछ लिखते हैं और हमारा सेंटेंस पूरा होता है तो हम उसको बोलते हैं सेमीकोलन। जैसे हम इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में देते हैं डॉट। तो यहाँ पे ऐसे ही में इसको देते हैं सेमीकोलन। अभी हम फिर से बिल करेंगे। बिल्ड सक्सेसफुल। अभी हम इसको स्टार्ट डिबगिंग करके बोलेंगे या स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। स्टार्ट डिबगिंग मतलब अगर आप यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट लगाते हो जो हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम डिबग कर सकते हैं प्रोग्राम को, तो जब आप स्टार्ट डिबगिंग बोलोगे तो वो वहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे जाके हिट करेगा। अगर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग बोलोगे तो वो बिना रुके आपका डायरेक्ट से प्रोग्राम रन कर देगा, जैसे कि आप डबल क्लिक करके ये एक रन करते हो। जैसे कि आपने देखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आया, विंडो पे उसने प्रिंट किया था, लेकिन हम वो रुका नहीं और इमीडिएटली चला गया। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं गेट सी एच गेट कैर, तो वो जब तक कोई कैरेक्टर हम एंटर नहीं करते तब तक रुका रहेगा। अभी जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम एडिट किया मॉडिफाई किया लेकिन हम लोगों ने बिल्ड करना हम भूल गए, तो इन दैट केस आपका विजुअल स्टूडियो आपको ये दिखाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो जो बिल्ड किया है आपने वो पुराना वाला है और जो अभी आपने नया लिखा है वो आपने बिल्ड नहीं किया। तो वुड यू लाइक टू बिल्ड इट, मैंने बोला यस, तो आपको ये बिल्ड करेगा और आउटपुट दिखाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी यहाँ पे अ, पिछली बार की तरह वो बंद नहीं हो गया इमीडिएटली। जब तक मैं कोई की एंटर नहीं दबाता तब तक वो स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिबगिंग स्किल भी देखेंगे इसके लिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे कुछ हम प्रोग्राम लिखेंगे तब जब हम डिबग कर कर सकते हैं तो फिर हम लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मैंने F9 दबाया
आप F9 भी दबा सकते हो, या फिर ये जो है डिबग में टॉगल ब्रेक पॉइंट, ये कीज भी दबा सकते हो। जैसे कि आपने देखा, मैंने F9 दबाते ही यहाँ पे रेड पॉइंट मार्क आ गया। ओके, लेकिन अभी मुझे ये निकालना है, तो फिर से मैं अगर ये लाइन पे जाके F9 दबाता हूँ तो वो पॉइंट्स निकल जाता है। तो अभी मैं इसको रहने दूंगा। अभी मैं F5 दबाता हूँ या स्टार्ट डिबगिंग बोलता हूँ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम को, यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। अभी मैं जब F10 बोलूँगा तो वो आगे जाएगा। हम्म, तो जैसे कि आपने देखा, अगर आप ये स्क्रीन पे जाते हो तो आपको दिखता है कि वो हेलो वर्ल्ड उसने लिखा है और वहाँ पे वो रुक गया है। अभी यहाँ से वो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने उसके लिए पॉइंट लिखा है कि जब तक मैं कुछ एंटर नहीं करता कीज, तो आप तब तक आप रुको। अभी ये ज़्यादा समझने के लिए हम और दो स्टेप ऐड करेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे किया वर्ल्ड 2, और मैंने फिर से उसको कंपाइल करके स्टार्ट किया। तो अभी ये स्क्रीन पे कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से F10 मैंने दबाया, वो नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड देख सकते हैं। फिर से मैंने F10 दबाया, आप देख सकते हैं उसने हेलो वर्ल्ड 2 लिखा है। तो बेसिकली ये डिबग कैसे करना है, और प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, ये हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कांस्टेंट क्या रहता है, और वेरिएबल्स क्या रहते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल्स कौन से टाइप के रहते हैं, कांस्टेंट्स कौन से टाइप के रहते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को पता है, जैसे कि सपोज मेरे पास 1 किलो का वजन है। ओके, 1 किलो का वेट है, तो वो 1 किलो का वेट मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब उसका वेट में चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, मतलब मैं उसका वेट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अभी यही सेम चीज़ आप ये समझ लो कि मेरे पास एक बकेट है जिसमें मैंने आधा पानी भरा है। अभी उसका वेट है सपोज 1 किलो। अभी मैंने उस पे और पानी डाला, तो उसका वेट हो जाएगा 2 किलो। राइट, मतलब वो वैरी कर रहा है, जैसे मैं चीज़ें उसमें डाल सकता हूँ उसको वैरी कर सकता हूँ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बकेट वेरिएबल है और आपका वेट जो है वो कांस्टेंट है। तो आप जब लिखते हो कॉन्स्ट, तो ये बेसिकली सी को मुझे बताना है कि मुझे कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो वो उसको समझता है कॉन्स्ट वर्ड से। ये कीवर्ड है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे रहता है ही, शी, ईट, वैसे ही ये एक कीवर्ड है कॉन्स्ट। ओके, अभी कॉन्स्ट के आगे मैं वेरिएबल नेम दूंगा। हम्म, इसमें कंफ्यूज ना होए कि मैंने बोला वेरिएबल नेम, तो जो भी चीज़, जो भी हम डिफाइन करते हैं उसको हम वेरिएबल ही बोलते हैं। ओके, तो मैंने बोला कांस्टेंट आई, तो और 100।
तो अभी ऐसा है कि ये कांस्टेंट जो है मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी इसका प्रैक्टिकल यूसेज ये है, जैसे कि मैंने कुछ फॉर्मूला है, जैसे मेरा पाई है, पाई का कांस्टेंट है 3.5। तो मुझे ऑब्वियसली मुझे पता है वो चेंज नहीं होने वाला है, और जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी वो याद रखना पड़ेगा कि मुझे वो चेंज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट, मैंने अगर उसको कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, तो मैं जब भी ट्राई करूँगा उसको चेंज करने का प्रोग्राम में, तो वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर हम लोगों को एरर थ्रो कर देगा कि आप तो बोल रहे हो ये कांस्टेंट है, लेकिन आप इसको चेंज करने, वेरिएबल के टाइप चेंज करने का कोशिश कर रहे हो। तो हम लोगों को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप बहुत बड़ा जब कोड लिखते हो, बहुत बड़े प्रोग्राम्स लिखते हो, तब आपको इतना याद रख, मल्टीपल कांस्टेंट आपको रहेंगे तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसे कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। अभी इंटीजर जो मैंने लिखा है, ये डेटा टाइप है। इसमें हम इसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो नाम है, जैसे कि मैंने हर एक आदमी का नाम रहता है कि अ, जैसे सचिन, कोहली, सहवाग, ये नाम है जिससे आप वो पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे ही हम लोग वेरिएबल को नाम देते हैं जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन उनके कुछ रूल्स है जिस जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे उनका नाम रखते वक्त। ऐसा नहीं है कि पहले पिताजी का नाम आ गया, फिर बीच में आपका आ गया, फिर सरनेम आ गया। हम लोग भी हम जनरली ऐसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा, फिर फादर का, और फिर लास्ट में सरनेम, या अगर रहता है तो पहले सरनेम, फिर हमारा नेम, फिर फादर का नेम। वैसे ही कुछ रूल्स रहते हैं इनके नाम भी डिफाइन करने के। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है कॉन्स्ट आई, तो अगर मैं वन कॉन्स्ट आई बोलता हूँ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल आप ये नहीं दे सकते। आप अंडरस्कोर दे सकते हो, वो चलेगा, लेकिन आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हो। जैसे मैंने ये दिया, तो जैसे देख रहे हो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है हर बार, तो ये रेड लाइन कंपाइलर आपको कंपाइल करने से पहले ही बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जैसे यहाँ पे भी ये ऐसे में नहीं कर सकता, जैसे मैंने लिखा मानस, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपका नाम चाहिए तो उनमें आपको स्पेस नहीं देना है। आप अंडरस्कोर दे सकते हो इनमें बीच में। ओके, हाँ। अभी आपको नंबर अगर देना है तो इसके फर्स्ट जो कैरेक्टर है, इट शुड बी कैरेक्टर ओनली। उसके बाद फिर मैं 1 2 3 डाला, हाँ, ये चीज़ चलेगी। तो ये कुछ कुछ रूल है। अभी मैं आपको सब रूल बता दूंगा तो भी आपको याद नहीं रहने वाले, इसलिए आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आएगी कि मैंने कुछ यहाँ पे डाला तो यहाँ पे ये रेड क्यों दिखा रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि आप बेसिकली डिबग करोगे, नहीं तो कहीं तो भी सर्च करोगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ओके, अभी हम डेटा टाइप देखते हैं कि डेटा टाइप कौन से हैं। तो बेसिकली 4 बेसिक डेटा टाइप है, जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और लॉन्ग ये रहता है। तो इंटीजर क्या है? तो अगर आप नॉर्मली अगर 7th 8th का कुछ याद करोगे तो आपको याद आएगा कि इंटीजर क्या रहता है। इंटीजर मतलब होल नंबर। ओके, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला इंट, इंट, अभी मैंने नाम दिया इसको
integer is equal to some value। अभी एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये है कांस्टेंट और ये यहाँ पे इसके आगे मैंने कांस्टेंट लिखा नहीं है, इसके वजह से ये वेरिएबल में मैं वैल्यू चेंज कर पाऊंगा। इमिडिएटली हम लोग देख लेते हैं, मतलब फिर हम लोगों को बाद में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कांस्टेंट माइनस को मैंने अगर 20 दिया तो देखिए कंपाइलर आपको बता रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफाइबल आई वैल्यू, मतलब अभी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी मैंने इसको बिल भी किया तो भी वो सेम एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखो, यू कैनॉट असाइन ए वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट। ओके, अभी यहाँ पे मैंने INTR किया तो हम लोगों को कुछ एरर नहीं आने वाली। जैसे देखा आपने, कुछ एरर भी नहीं आ रहा और मैं अगर बिल्ड करता हूँ तो ये बिल्ड भी हो जाएगा, राइट। ओके, तो अभी जैसे मैंने बोला कि बेसिक डेटा टाइप रहते हैं, जैसे कैर एक है, इंटीजर तो हम लोगों ने देखा ही, देन फ्लोट। तो फ्लोट क्या है? तो फ्लोट मतलब जिसमें हम डेसिबल वैल्यू विथ डॉट डाल सकते हैं। मतलब मैंने बोला कि 3.14 डालना है, तो अगर मैं ये इंटीजर में डालने की कोशिश करूंगा तो वो सिर्फ 3 ले लेगा, 14 वो टर्मिनेट कर देगा, मतलब उसको लेगा ही नहीं। उसकी सेम कैरेक्टर में मैंने डाला कैर आई क्यू, तो उसने ले लिया। ओके, सो यहाँ पे भी इंटीजर तो हम देख ही चुके हैं। फ्लोट के लिए फिर अभी देते हैं फ्लोट, है तो अभी ये वैल्यू आ गया। अभी यही वैल्यू अभी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे वो सिर्फ 10 लेगा। अभी मैंने जैसे बोला आपको, हम जब डिबग करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी हम करके देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट और मैंने स्टार्ट किया यस बिल एरर। हाँ, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे हमको वार्निंग दे रहा है ये लाइन के लिए। वो क्या बोल रहा है? इनिशियलाइजिंग कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इन पॉसिबल लॉस ऑफ डेटा। मतलब वो वहां पे उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो 0.20 को लेगा। फिर भी हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, हॉवर करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसने वैल्यू असाइन की है 10, उसने 220 टर्मिनेट कर दिया। अभी मैं बोलूँगा अगेन, तो उसने यहाँ पे वैल्यू डाली 20 क्योंकि ये हमने असाइन की है यहाँ पे कैरेक्टर। अभी इसमें क्यों आया है? अभी आप एक यहाँ पे देखोगे फुल लोड पे कुछ गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन ये ऐसे ही ये वैल्यू लाइन कैम का हम क्रॉस करते हैं तो उसने वैल्यू दिखाया 3.14। ओके, तो अभी ये हो गया बेसिक थिंग्स। तो इसमें हम लोग जैसे इसमें
उसमें अलग चीज़ें भी आती हैं, जैसे साइन अनसाइन कैरेक्टर, साइन अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट, देन लॉन्ग, डबल। तो ये चीज़ें बेसिकली हम लोगों को रेंज बढ़ाने के लिए और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो पर्टिकुलर कंटेनर की लगती है। जैसे कि सपोज मेरे पास एक छोटा ग्लास है जिसमें हमें 1 लीटर पानी डाल सकता हूँ, और दूसरा जो ग्लास है उसमें मेरा 2 लीटर पानी है, भरने की कैपेसिटी है। अभी दोनों ग्लास में मैंने पानी डाला, तो ऑब्वियसली मेरा जब 1 लीटर वाला ग्लास है उसमें मैं 1 लीटर पानी मेरा भर गया, लेकिन जिसमें मैं 2 लीटर पानी डाल सकता हूँ उसमें भी मैंने उतना ही पानी डाला, तो वो आधा खाली रहेगा। अभी सिचुएशन उल्टी करते हैं, अभी मैंने 2-2 लीटर पानी दोनों इसमें डाला, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो 1 लीटर वाला पानी का ग्लास है उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। तो सिमिलर चीज़ें हैं कि इन सब की ये कंटेनर, हम उनको कंटेनर बोल सकते हैं, इनकी कैपेसिटी रहती है कि आप उसमें इतने इतने इतनी बड़ी वैल्यू डाल सकते हो। तो बेसिकली अगर, लेकिन मुझे उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो फिर मैं उनको डबल, लॉन्ग, ये चीज़ें इनके आगे अगर लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बोला लॉन्ग, तो बेसिकली उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो बड़ी और बड़ी रेंज तक डेटा सेव कर पाएगा। तो अभी इनकी रेंज क्या रहती है और ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली बुक्स में या कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी बताऊंगा भी तो आपको कुछ ऐसा फायदा नहीं है। ओके, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत सी जगह जब आप नेट पे या किसी कहीं बुक पे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इंटीजर रहता है वो 2 बाइट्स का रहता है, कैरेक्टर रहता है वो 1 बाइट का रहता है, फ्लोट रहता है वो 4 बाइट्स का रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मशीन के बिट्स पे डिपेंड रहता है। मतलब अगर आपको कोई बता रहा है कि इन कोई बुक बता रहा है कि कैरेक्टर 1 बाइट का लेता है, इंटीजर 2 बाइट्स का रहता है, इसका मतलब वो 16 बिट मशीन के बारे में बात कर रहा है। जैसे प्रोसेसर हमारा 32 बिट्स रहता है, 64 बिट्स रहता है, तो उस हिसाब से हमारा वो रेंज का मतलब मेमोरी कंटेंट का रेंज अलग अलग होता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यूज़ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हम एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बनाएंगे, जैसे हम लोग फंक्शंस लिखेंगे छोटे छोटे, और कुछ अलग चीज़ें रहेंगी, जैसे कि हैश डिफाइन क्या रहता है, डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन क्या रहता है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखा इसलिए।